8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंके थे और पर्चे फेंके थे। विरासत को कायम रखते हुए 54 साल के बाद 8 अप्रैल के दिन ही 1984 को भगत सिंह की बहन अमर कौर ने भी असेंबली में पर्चे फेंके थे देश की तानाशाही सरकार के खिलाफ। और उसी भगत सिंह की परंपरा को जारी रखते हुए आज 8 अप्रैल का दिन है और इस समय भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, तब जगमोहन सिंह और उनके साथी क्यों जगह जगह जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आखिर लोगों को क्यों आगे आना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आपको लगता है कि क्या इस समय की जो सत्ता है वो बेलगाम हो चुकी है, उसका जनता के प्रति कोई सरोकार नहीं बचा है? बेलगाम तो मतलब थोड़ा स्पष्ट है जी कि जितने फैसले हो रहे हैं इस प्रेजेंट सरकार के वो सब पूंजीपतियों के हक में हैं जी। और उसका अभी जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी, मेरा ख्याल इलेक्शन बॉन्ड का जो डाटा निकल आया जी कि अगर जो सबसे बड़ा सट्टा खटाने वाली कंपनी है वो सबसे ज्यादा पैसे दे रही है जी, तो वो क्या बताता है कि इसका मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें तो सबसे ज्यादा सट्टे वाले कमा रहे हैं और उनको सरकार मतलब 500 करोड़ रुपया 600 करोड़ रुपया ले रही है जी। तो इसका मतलब है कि पूरी लूट का तंत्र वहाँ खड़ा है। और दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई जब हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा जी कि जी हमारा जो मतलब व्यापार करने की सहूलत थी वो छीन रहे हैं हमसे जी। और जब पैसे से फैसला होगा तो ब्रिटिश सरकार में भी तो यही था जी। और दूसरा आप देखिए कि गवर्नर जो है वो वायसराय एक्ट कर रहा है मतलब वो अपनी जो संविधानिक ड्यूटी है वो नहीं कर रहा, वो पॉलिटिकल ड्यूटी कर रहा है जी। यही तो था कि इंग्लैंड में जो बैठे हुए लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव वायसराय था यहाँ पर जी। वो सारे फैसले उनके लिए लेता था। हाँ। तभी तो हिंदुस्तान में हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। मतलब है कि एक तो ये है कि अगर आप निजी आज़ादी छीनते हैं तो संपूर्ण आज़ादी नहीं हो सकती। तो पहला बिल जो था पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पे वो यही था कि निजी आज़ादी छीनी, जो अब हो रहा है। अब देखिए एक और कानून जो उल्ट हो गया है वो ये है कि जो मतलब जितना बड़े जुर्म कर ले पैसे वाला उसको जुर्माना होगा, उसको सजा नहीं होगी। अच्छा। हालांकि जो अमीर आदमी है वो जेल से ज्यादा डरता है क्योंकि वो उसको मुक्त कर दिया। दूसरी तरफ ये कर दिया कि आप किसी पे दूषण लगा दें कि जी ये इन्होंने पैसे लिए हैं तो उनको आप जेल भेज रहे हैं जी। तो उल्ट हो रहा है ना। और मैं ये कहता हूँ कि उनको जो जुर्माना होगा वो तो हमारे टैक्स से भरा जाएगा क्योंकि वो उनकी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ऑफिशियली पैसा दे रहे हैं वो। मान लो वो कहते हैं लाख भी कर दो करोड़ भी कर दो तो हमें कोई फर्क नहीं है, जेल ना भेजिए। जो 7 साल जेल वाला था उसको बदला इन्होंने अभी ये कह के कि हम नए कानून बना रहे हैं। तो एक पहला ये है निजी आज़ादी का प्रश्न जो आज भी खतरे में है और दूसरा जो था वो है कि राइट ऑफ एसोसिएशन जो एक्चुअली ह्यूमन राइट का पार्ट है कि लोगों को अपनी बात करने के लिए इकट्ठे होके बात करने से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और वो बात जो है अब उस पे लग रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर लोग अपनी बात कहने के काबिल नहीं रहने देंगे तो फिर लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो आज वही हो रहा है। और तीसरी बात जो भगत सिंह ने बहुत मतलब स्पष्टता से की थी कि हमारी लड़ाई किसी जात के खिलाफ नहीं होती, किसी निजी आदमी के खिलाफ नहीं है जी। भाई अब कोई भी राज कर रहा हो तो वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे जो नीतियां काम कर रही हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और नीतियां क्या हैं मतलब भगत सिंह ने उसका स्पष्ट किया कि हमने पूरा आज़ादी की लड़ाई में जब 8000 लोग अमेरिका कनाडा से सारा अपना काम धाम छोड़ के गए तो वो वहाँ कमाई करने थे, लेकिन जब उनको ये समझ लगी कि जब तक अपनी देश में सरकार नहीं है तो हमारी विदेश की जो मेहनत है उसको भी फल नहीं मिलेगा, कोई हमें मान नहीं देगा जी। तो वो लोग आए और उन्होंने एक ही बात कही कि ये एक सिस्टम है, हमने दुनिया भर में देखा है। भगत सिंह ने कहा कि साम्राज्यवाद क्या होता है कि मतलब पहले तो उन्होंने कहा कि आदमी के हाथ आदमी की लूट और कौम के हाथ कौम की लूट जो है वो उसका एक पद है। और ये लूट कैसे होती है, वो नीतियों से होती है। तो वो नीतियों के खिलाफ और उसको साम्राज्यवाद कहते हैं
इसलिए उन्होंने जो नारा दिया वो कहते मेरा ये नारा अगर मैं लोगों को पहुंचा सकूं और वो समझ जाएं तो मेरी जिंदगी की कीमत मुझे मिल जाएगी जी। और वो है कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब भी है कि अगर अमीरों का भला होता रहा तो गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस समय चूंकि आजाद भारत की और 21वीं सदी का भारत हम देख रहे हैं, तब साम्राज्यवाद का स्वरूप कैसा है या फांसीवाद का स्वरूप कैसा है? सरकार का चरित्र इसके इर्द गिर्द कैसे घूम रहा है? नहीं देखिए, फांसीवाद एक मतलब है, उसको हम दोबारा अलग लेंगे जी। लेकिन अभी जो हो रहा है कि सब नीतियां जो हैं वो अमीर कारपोरेट के हाथ में हो रही हैं और उसमें भी भारतीय कारपोरेट, इंटरनेशनल कारपोरेट, वो सब इकट्ठे चलते हैं जी। एक दूसरे का हित की पूर्ति करते हैं। जो साम्राज्यवाद था उस वक्त देश नजर आता था, अब कारपोरेट हो गए हैं, देश उनके पीछे खड़े हैं। जैसे हमारे मतलब जो है राज करने वाले, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे जोर डाल के फैसला करवाया, बांग्लादेश को मतलब सिर्फ अपने कारपोरेट के हित में, भारत के हित में नहीं है, कारपोरेट के हित में कराया। श्रीलंका में वही हुआ, मॉरिशस में हो रहा था, मॉरिशस के लोग जाग पड़े कि ये तो हमारा हक लूट रहे हैं जी। तो ये जो मतलब है, इसी को साम्राज्यवाद का अब जो नया अवतार, तो अब जो नई शक्ल है वो कारपोरेटवाद है। और जब भी फैसला होता है, जैसे किसानों का फैसला ही है, तो उसमें था कि विदेशों में हम खाने वाली चीजें नहीं बेचेंगे, ये कानून मतलब था, और कहा कि रोक दिया लेकिन रोका नहीं जी। लेकिन 4.18 बिलियन, 4.18 बिलियन डॉलर इन्होंने अनाउंस किया कि हमने इतना अनाज बेचा है। अब बिलियन डॉलर में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो कारपोरेट का जी, कारपोरेट की मेजरमेंट डॉलर्स और बिलियंस में है। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा जो फायदा हुआ कारपोरेट को हुआ, किसान को नहीं, किसान को फायदा ना, यहाँ के लोगों के मतलब मुंह से खींच से वो प्राइसेस बढ़ गई उसकी। मैं आपकी माता जी का जिक्र थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान उनका रहा है कि जब उन्होंने 1983 में सरकार की निरंकुशता के खिलाफ दिल्ली की संसद में पर्चे फेंके थे। यही 8 अप्रैल को वो आए थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों ने, बीके दत्त और भगत सिंह ने इस पार्लियामेंट में आपको वार्न किया था कि आप अंधे और बहरे बन के ना चलें जी। अब भी आप वही कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरह के लोगों को मतलब उनके डेमोक्रेटिक राइट्स से छीनने के लिए, निजी आज़ादी छीनने के लिए पोटा बनाया जा रहा था कि आप फिर वही गलती कर रहे हैं। जबकि भगत सिंह ने कहा था कि ऐसे कानून जो हैं वो लोगों की आज़ादी छीनते हैं जी। और आज़ादी छीनने का मतलब देश की पूरी प्रक्रिया को मतलब बदलना है। तो वो अनाउंस करने के लिए वहाँ गए और उन्होंने ये महसूस किया कि मतलब मैं इनको इस दिन बताऊं कि अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे को जा रहे हैं। जो हमारे नानी जी कहा करते थे कि भगत सिंह अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अपने साथियों के कार कर अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर हाँ, क्योंकि जब भगत सिंह कहते हैं तो बाकी साथी भी हैं। यस। और वो उनका आपस में संवाद जो है उसने भगत सिंह को क्लैरिटी दी है। सुखदेव अगर वो उस पर नुक्ताचीनी नहीं करते तो शायद भगत सिंह का एक तरफा रह जाता, लेकिन जब उन्होंने सवाल उठाया तो उन्होंने और गहरा सोचा, जितनी लोएस्ट कॉस्ट में, क्योंकि राजकमल के साथ कि उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी मतलब लाइब्रेरी के हमें क्या उसका हमें कुछ नहीं चाहिए जी। हमें तो पेपर बैक वाली चाहिए ताकि 30 रुपए में लोगों के हाथ में जा सके। और उससे आप अब भी अगर आपने जानना है तो मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप भगत सिंह से बात करके देखिए जी। और वो उसकी लिखतों के साथ है जी। जो मैंने भी सीखा तो मेरे मदर ने एक ही प्रश्न मेरे मन में बहुत सूक्ष्मता से डाला कि भी लोग मुझे पूछते हैं कि घर में भगत सिंह को जानने वाला कोई है, तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि रिश्ता जानने से बनता है जी। और दूसरा जो है कि कोर जो भगत सिंह को मैंने समझने की कोशिश की कि हम लोग इतना प्यार क्यों करते हैं भगत सिंह को। और वो मुझे मौका मिला मिर्ज़ापुर में, जब नलिनी किशोर गुहा, वो 95 ईयर एज थी उनकी, तो वो अरबिंदु घोष के साथ उन्होंने नरुशील समिति बनाने वाले वो पहले व्यक्ति थे, तो वो भगत सिंह के बुत का उद्घाटन करने के लिए वहाँ आए थे। तो मैंने कहा कि जो आपके मन में संशय है, शक है, उसको दूर करिए, क्योंकि जब तक आप शक की निवृत्ति नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हर चीज को शक से देखिए, भगत सिंह कहते हैं। भगत सिंह से बात करने का उसको पूछिए हो क्यों कर रहे हो। तो भगत सिंह सर बहुत प्रासंगिक हैं, लेकिन समाज में एक आम कहावत रहती है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन अपने घर में ना हो, दूसरे के घर में हो। ये भी इस बात से आप कितना मैं उसको उल्ट कहता हूँ जी,
कि हमारा हर बच्चा जो है वो भगत सिंह बने। पर वो भगत सिंह कौन है? जिसने मेहनत करके दुनिया को समझा और समझ के फिर उसका हल भी निकाला जी। मतलब वो खुद मतलब यूनिवर्सिटी है अपनी कि उसने अब उसको सिलेबस नहीं दिया किसी ने, लेकिन उसने दुनिया भर की और उन्होंने खुद कहा कि जब मेरे पास ये आया कि हमारी मूवमेंट एकदम उन्होंने पकड़ लिया ककोरी केस में सब लोगों को, तो ये दो नौजवान बचे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त और कुछ नहीं करने को था, तो मुझे लगा कि मैं इतना पढ़ूं कि मैं हर चीज का कारण समझ सकूं और दलील का जवाब दलील से दे सकूं जी। तो वो भगत सिंह का फॉर्मिंग है। आज भी हमें अगर हमने भविष्य में अपने आप को और या भविष्य को भी संभालना है तो हमें भी मतलब उसके पीछे जो चल रहे कारक हैं उनको समझने की जरूरत है जी। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि एक व्यक्ति को लेके हम कहें कि ये व्यक्ति करके ये हो रहा है, तो वो उससे बचना चाहिए। चुनाव चल रहा है सर, ऐसे वक्त में चूंकि आप भी लोगों से संवाद कर रहे हैं और उसी कड़ी में आप उत्तराखंड अभी हल्द्वानी में मौजूद हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि लोग तो जानते हैं जी, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको अपने आप में हौसला पैदा करना चाहिए जी। और वो है कि लोगों को आप मतलब जो लोगों का बना हुआ इरादा है उसको आप ठीक तरह वोटिंग तक ले जा सकें, क्योंकि अभी ये भी कोशिशें होगी कि जो उनको वोट नहीं दे उनको वोट तक पहुंचने ना दिया जाए जी। डर किया जाए। और पूरा जो युग है वो प्रोपेगेंडे का युग है कि आप कोई फेंक दें मतलब 400 सीट, बस ये सब उसका ही आ रहा है। तो ये सारी हवा बनाने की जो बात है, तो रियलिटी को, और भगत सिंह का कहना भी ये था कि रियलिटी जो है वो हमारा पूरा ध्येय है जी। क्योंकि अगर आप असलियत जानेंगे तभी आप उसको बदल सकेंगे। तो मेरा तो ये है कि लोग इस चीज को चेतनता हो और ये एक बहुत अच्छा वक्त है जब वो अपना इरादा दिखा सकते हैं। और अगर वो दिखाएंगे तो ये जो आप फासिज्म कह रहे हैं, मतलब फासिज्म क्या होता है? मसोलिनी ने कहा फासिज्म मसोलिनी से आया है, तो उसने बड़ा खूब कहा कि फासिज्म का मतलब है कि जब राजनीतिक तंत्र जो है वो अमीरों के हाथ कारपोरेट के लिए चले तो वो फासिज्म है। तो बाकी जो रूप हम देख रहे हैं वो तो है कि उसको लागू कैसे करना है। तो आप उसको धर्म के पर भी उलझाएंगे जी। और भारतीय मन जो है उसमें थोड़ी कमजोरी ये है कि हमें ये समझाया गया कि ये दुनिया तो मिथ है, मतलब अगर ये इमेजिनरी है तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? तो आप बड़ा इल्यूजन खड़ा करेंगे। तभी जो हमारे लीडर हैं वो उस मन की बात करते हैं, जब वो गप मार रहे हैं या जुमला छोड़ रहे हैं तो एक बड़ी इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो इल्यूजन में हम फंसा लेते हैं। तो एक तो है कि उससे मतलब बरी होना, भगत सिंह का पहला है कि इल्यूजन से बरी होंगे आप अगर आप वास्तविकता को मतलब समझेंगे। लोगों के बीच में जब आप जाते हैं तो क्या वैक्यूम देख रहे हैं? उनके बीच में कुछ चीजें बदल रही हैं? क्योंकि प्रचारित ये कह रहा है कि नहीं, कोई विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता की स्थिति है, मोदी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। पहले तो है कि आप इसीलिए जो ओपोनेंट है उनको दबा रहे हैं जी, ताकि ये प्रूव किया जाए कि कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर डेमोक्रेसी जो है या लोकतंत्र है वो लोगों का तंत्र है जी, तो इसका मतलब है कि लोगों को अपने फैसले लेने के काबिल होना चाहिए। और इसमें मैं बहुत खूबसूरत आपको कि भगत सिंह के परिवार का बनना जो है उसमें 1858 में 1857 का जब जंग आज़ादी हो रहा था तो उसके बाद उनके दादाजी ने एक जो घर बनाया जिसे हम उनका वो इंसेस्ट्रल हाउस खटखट कला में है जी, तो उसको उन्होंने दीवान खाना नाम रखा। तो लोगों ने कहा कि ये किस लिए? वो कहते देखिए सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन आपकी बात नहीं करेगा कोई भी जब तक आप इकट्ठे बैठ के मतलब अपनी बात को अंकित नहीं करते, जब तक आप उस पे उंगली नहीं रखेंगे तो वो मसला हल नहीं होगा। तो अब भी जो है लोगों को ये कह रहे हैं कि अब ये आप फैसला करिए आप जी, मतलब और उसमें ये समझ लीजिए कि जो बांटने वाला तंत्र है तो वो तो हमारे मतलब उन्हीं वेदों से जिनको वो पढ़ते हैं उसमें है कि साम दाम दंड भेद से चलाइए, समझाने का काम है। मतलब उसमें भी आपको दबाव डाल के समझाया जा रहा है, दलील से नहीं। फिर उसके बाद है दाम, मतलब है कि
खरीदने की कोशिश करिए जी। अगर खरीदे जाए कोई तो जो हो रहा है खरीदो फरोख्त बाजार बना हुआ है पॉलिटिक्स। तीसरा मतलब है वो दाम, फिर नहीं तो फिर दंड दीजिए, वो भी दिया जा रहा है जी। और अगर तमाम एक्टिविस्ट, पत्रकार, साहित्यकार, हर राजनेताओं को जेल में भेजा गया है। वो दंड का आप एक माहौल डर का माहौल बना रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो भेद है, लोगों को आपस में लड़ा दीजिए। तो ये मतलब हमें इसी भारतीय संस्कृति में जो हमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है उसको समझने की जरूरत है। एक नारा उछाला गया सर इस समय कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। ये मोदी जी की सरकार के कई मंत्री, विधायक, सांसद बोल भी चुके हैं। आपको क्या आशंका व्यक्त होती है कि इसके पीछे की सोच क्या होगी? देखिए उसमें मतलब एक बहुत ही 1945 की बात है जी कि अमेरिका का एक एम्बेसडर जो है उसने अपना सीनियर रिप्रेजेंटेटिव सावरकर जी के पास भेजा। तो उनको कहा कि आपके मिस्टर मुंडे जो हैं, मुंजे, उनका अभी आर्टिकल छपा है कि हम अंग्रेजों के साथ मिलके मतलब हिंदू ब्रिटिश एम्पायर बनाएंगे जी। तो इस पे आपका क्या? तो बोला कि वो जो मन में छुपा हुआ कि अभी जो चीज आपको मतलब पूरा हमने तो अंग्रेज को निकाला था, लेकिन अभी वो जो है कि उनके साथ मिलके एम्पायर बनाने का काम चल रहा है जी। तो ये समझने की जरूरत है कि वो कहीं दबा हुआ, जब वो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे तो वो लोगों के लिए नहीं होगा, वो कारपोरेट को और आसान करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, या जो अभी कर भी रहे हैं जहाँ जहाँ उनको। अब देखिए ना कि 170 मतलब अपने एमपीज निकाल दिए। बिल क्या कौन सा पास किया जो एयरटेल वालों को मतलब सहूलत देता था जी जी। और उनका मतलब आ गया कि 350 करोड़ उन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिए। तो ये जो प्रक्रिया है इससे मतलब बचने की और बचाने की जरूरत है। तो ये एक मैं और बुनियादी सवाल करना चाहता हूं कि जब भी चुनाव होता है तो एक उसके पीछे का लक्ष्य ये होता है कि लोग राजनीतिक तौर पर परिपक्व हों। आपको लगता है कि ये 75 साल के इतिहास में, आजादी के इतिहास में इतने चुनाव देखे हैं लोगों ने, लोगों की राजनीतिक समझ नहीं बन पाती है? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि लोग तो राजनीतिक समझ है, अच्छा, लेकिन उनका संगठित होना, क्योंकि वो अपने आप में संगठित नहीं है जी। तभी मैं कहता हूँ कि महल्ले जो हैं उनको संगठित होना चाहिए। हमारे पंजाब में हुआ ये, और उससे चाहे मतलब उनका कोई बहुत ज्यादा बेस नहीं था, लेकिन उन्होंने जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको निकाल दिया, और 7% महिलाओं ने इंडिपेंडेंट वोट किया वहां पर। मतलब वो ना तो वो साधुओं के डेरे उन पे काबू कर पाए, ना घर वाले कर पाए, क्योंकि मेल मुद्दे जो थे वो महिलाओं के मुद्दे थे। तो इसलिए ये समझदारी तो है, लेकिन अब ये है कि वो अपने आप को संगठित करें जी। क्योंकि जब हम पार्टियों पे होते हैं तो अब पार्टियों ने भी सहूलत ढूंढ ली। अब देखिए ना, पार्लियामेंट का एक जो मतलब है एमपी का, उसको 95 लाख रुपया अलाउड है। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब है कि 1 करोड़ तो वो हो गया, और उससे दोगुना तिगुना जो है वो जो खर्चेगा जी। तो इसलिए वो लोगों को मतलब बाजार में खरीदने का काम करेंगे ना कि। वही मैं कह रहा हूँ कि देखने में यही आता है जमीनी तौर पर कि अभी भी चुनाव दारू, मुर्गे, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द है, इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रही चीजें। तो लोकतंत्र हमारा कहाँ मजबूत हो रहा है? यही तो भगत सिंह ने कहा था कि गांधी जी ने सबसे बड़ा इनकलाबी काम ये किया जी कि उन्होंने आम आदमी को आजादी की लड़ाई में ले आए। लेकिन अब हमारा काम है कि हम उनको शिक्षित करें, दिशा देना। दिशा नहीं, मतलब उनको बिठाएं कि आप सोचिए, क्योंकि उनके पास काबिलियत है। क्योंकि जो इतने, जैसे एक दफा मतलब एक हेडलाइन आई थी, और जो अभी भी इनइक्वालिटी वाला है, कि हमारे मतलब 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग हैं जो 20 रुपए से कम में जिंदगी रोजाना जी रहे हैं जी। तो इसका मतलब क्या है कि उनमें जीने की ताकत है। वो 20 रुपए में भी जी सकते हैं, लेकिन है कि हम उनको मतलब मंडी के काबिल नहीं समझ रहे, तो इसको मतलब धुकेल रहे हैं जी। या खुद मतलब राजतंत्र का ये कहना कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज से, मैं तो कहता हूँ कि उनको वो चुप करवाते हैं। और ये जो मतलब तंत्र है, इससे बचिए जी, कि ना आपको मतलब डर की, और इसी पे मतलब पंचायतों में
ग्राम सभा का इंस्टीट्यूशन आया था कि ग्राम सभा जो है वो जो फैसला करेगी वो ही मतलब इम्प्लीमेंट होगा। तो वो उनकी जरूरतें जो हैं तो आपको जड़ मजबूत करनी होगी और वो लोग ही करेंगे। ये वो इलाका है जिसने चंद्र सिंह गढ़वाल दिया जी। एक ऐसा व्यक्ति जो फौजी था लेकिन उसने मतलब सरकार की नहीं मानी जी। और उसने कहा कि मैं इंसानी नाते अपने मेरी जिम्मेवारी बाहर भेजो लड़ेंगे लेकिन अपने लोगों पर लड़ेंगे। तो ये इलाका बहुत वैल्यूज को कदर करने वाला है जी। लेकिन आगे बच्चों को क्या दें तो वो भगत सिंह का जो संदेश अपने छोटे भाई बहनों को था वो जरूर आप एक हर को जैसे आप कहते हैं ना भगत सिंह को घर में लाइए उसको मतलब वो एक बात है कि अगर तो उनको फांसी चढ़ाने के लिए तैयार करना है फिर ग्वांडी का होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक मजबूत नौजवान पैदा करना है तो उसको घर में और वो घर में आने के लिए उन्होंने मेरे मदर 20 साल के थे और वो मजबूती विचारों से ही हाँ नहीं विचारों से आएगी और विचार भी बहुत सिंपल जो जिस पे मैंने अपने मामा जी और मदर को जीते देखा है कि मेरी मदर को उन्होंने आखिरी शब्द ये कहे थे क्योंकि वो खद्दर पहनती थी। वो कहते भी सादगी बहुत अच्छी चीज है लेकिन विचारों में मजबूती होनी चाहिए। और वो कहते कि एक चीज इस समाज से बचिए कि हमारा भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो कमजोरी है कि वो लड़की को समझौतावादी बनाते हैं। तो तुमने जिंदगी में समझौता नहीं करना, असूलों पे चलना है जी। तो इसलिए ये बात मतलब बनाएंगे तो भगत सिंह की बहन पैदा होगी जी। और दूसरे जो छोटे उनके भाई थे उनको उन्होंने 2 शब्दों में मतलब कहा कि 3 शब्द हैं याद रखना, मेहनत से पढ़ना मतलब पढ़ने का मतलब है अर्थ समझना उसका और जीवन में उसको उतारना। सिर्फ पढ़ के मतलब अकल ही नहीं बनानी, जो भी समझ गए आप उसको आप मतलब करिए जी। और दूसरा जो है हौसला नहीं छोड़ हारेंगे कि मतलब एक दफा नहीं कामयाब हुए तो दोबारा करिए। और सेहत का ख्याल रखिए जी। सेहत का ख्याल का मतलब है कि पौष्टिक खाना और एक्सरसाइज कसरत करना। तो मतदाताओं के लिए भी क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ कि वो डट के इस राज को सबक सिखाएं क्योंकि एक दफा सबक सिखाएंगे तो ये भी सीधे हो जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि हम जो मर्जी करें बाद में तो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। इसलिए जो प्रेजेंट चल रहा रजीम है मतलब उसको सबक सिखाएंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, लोगों की ताकत बढ़ेगी। कौन जीतता है उसको छोड़िए लेकिन इनको सबक सिखाना जो है वो बहुत जरूरी है जी। तो दर्शकों आप सुन रहे थे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी को जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि मौजूदा जो सत्ता व्यवस्था है उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, लड़ना जरूरी है, उठना जरूरी है। विकल्प अपने आप बनेंगे, लोग विचारवान होंगे तो निश्चित तौर पर तख्ता पलट भी होगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।